suppository is another way to deliver a drug. It is a small, round or cone-shaped object that you put in your body, often into your bottom. Once it is inside, it melt or dissolve and release its medication. Suppositories may not be the most pleasant product you will ever use. Right, अब देखिए suppository आखिरकार होता क्या है। जैसे कि आप oral dosage form देखा होगा आपने, मीन्स जो दवाइयां आप अपने मुंह से लेते हैं, ठीक है, वो हो गया ओरल डोजेज फॉर्म। मीन्स उसे आप बोल सकते हैं जैसे कि टैबलेट वगैरह हो गया, कैप्सूल हो गया। दूसरी चीज, आप जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे कि इंजेक्शन वगैरह हो गया, वो होते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन जैसे कि सबकेटेनियस हो गया, और भी अदर बहुत सारे रूट्स हैं जो कि आप यूज करते हैं किसके लिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन सपोजिटोरी जो है ये एक अनदर फॉर्म है, एक बिल्कुल अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, बिल्कुल अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन तरीका है, मींस जिससे आप अपनी ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सपोजिटोरी में अपना कि ये किस रूट से एंटर होता है बॉडी के अंदर, सपोजिटोरी इज अनदर वे टू डिलीवर a drug. It is a small round or cone shaped object that you put in your body. देखिए ये इस टाइप की प्रिपरेशन होती है कि बॉडी के अंदर आप ये पुट कर सकते हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जाती है। मेनली जो सपोजिटोरी है वो यूज होती है किसके लिए, जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है या फिर मीन्स आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, ऑफ्टन इनटू योर बॉटम, राइट। वंस इट्स इनसाइड इट मेल्ट और डिसॉल्व एंड रिलीज इट्स मेडिकेशन। जब इन जो ये मेडिकेशन प्रिपरेशन है, जब ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है तो उसके बाद ये बॉडी के अंदर डिसॉल्व होती है और उसके बाद ये जो उसका मेडिकेशन है वो रिलीज करती है, ठीक है। तो ये हो गया सपोजिटोरी, समझ में आया। सपोजिटोरीज में नॉट बी द मोस्ट प्लीजेंट प्रोडक्ट यू विल एवर यूज। देखिए जो सपोजिटोरी है ये एक ऐसा प्लीजेंट प्रोडक्ट नहीं है। मीन्स प्लीजेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आप टैबलेट वगैरह नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी नॉर्मल बीमारी है उसमें आप सपोजिटोरी का यूज कर सकते हैं, ये तो स्पेसिफिक डिसीज के लिए यूज होता है क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप की मेडिकेशन है, राइट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वन टाइप ऑफ सपोजिटोरी। अब सपोजिटोरी के टाइप कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ सपोजिटोरी। सपोजिटोरी के यहाँ पे कितने टाइप बताए गए, 3 टाइप बताए गए, राइट। फर्स्ट वन इज रेक्टल सपोजिटोरी, सेकंड वन इज वेजाइनल सपोजिटोरी और थर्ड वन इज यूरेथ्रल सपोजिटोरी, ठीक है। मींस आपके रेक्टल जो रेक्टम से इंजेक्ट करवाया जाए वो सपोजिटोरी, जो वेजाइना के थ्रू इंजेक्ट करवाया जाए बॉडी के अंदर पेशेंट को वो तो वेजाइनल सपोजिटोरी, और जो यूरेथ्रा में इंजेक्ट करवाया जाए उस टाइप की प्रिपरेशन को बोलते हैं यूरेथ्रल सपोजिटोरीज, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया रेक्टल, किसके जो रेक्टल सपोजिटोरी होती है वो किसके थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है, रेक्टम और एनस के। वेजाइनल किसके थ्रू एंटर करवाई जाती है, देखिए यहाँ पे वेजाइना के थ्रू, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूरेथ्रल किसके थ्रू करवाई जाती है, ये आपकी जैसे कि रिएक्शन प्रॉब्लम्स होती है या फिर बहुत ज्यादा रेयर केस में ये यूज होती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आया है एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटोरी। अब देखना है हमें सपोजिटोरी का एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है एडवांटेज वो दिया हुआ है ओवर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अगर कोई जैसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किसी पेशेंट को नहीं हो रहा है या फिर वो नहीं ले पा रहा है तो वहां पे आप सपोजिटोरी का यूज कर सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, राइट। जैसे कि आप ओरल प्रिपरेशन होती है या फिर आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म से निकलना पड़ता है, पास होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सपोजिटोरी का यूज करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करके सीधा आगे ये ड्रग जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंट्रोड्यूस ड्रग इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर ड्रग इंट्रोड्यूस होती है किसकी फॉर्म में, सपोजिटोरीज की फॉर्म में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, डज नॉट कॉज नोज एंड वॉमिटिंग ड्यू टू गैस्ट्रिक इरिटेशन इन केस ऑफ ओरल थेरेपी। देखिए अगर आप ओरल ड्रग लेते हैं या फिर ओरल थेरेपी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आपने ली
और स्टमक के अंदर वो गई तो कभी कभी एसिडिटी कॉज हो जाती है, कभी कभी गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, ठीक है। लेकिन वोमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया मीन्स वोमिटिंग की फीलिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सपोजिटोरी ले रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूट यूज कर रहे हैं मीन्स, तो इससे आपको नोजिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यूज्ड बिफोर सर्जरी सिंस ओरल थेरेपी इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर ओरल थेरेपी काम नहीं कर रही है तो सर्जरी से पहले जब किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन होता है और ओरल थेरेपी वहां पे काम ना करे, पेशेंट ना ले पा रहा है, नहीं ट्रीट कर पा रहा है ओरल थेरेपी के साथ, तो इसमें भी सपोजिटोरी का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बेनिफिशियल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सर्व वोमिटिंग। देखिए अगर कोई पेशेंट है और वो बहुत ज्यादा उसे वोमिटिंग होती है, वो कोई भी ड्रग नहीं ले पाता है नॉर्मली, तो उसमें भी सपोजिटोरी का यूज हो सकता है और बहुत अच्छा ये क्या देता है, रिजल्ट देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट, कैन बी यूज्ड एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। राइट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब जिन पेशेंट को होश नहीं होता या फिर जो पेशेंट अपने होश में नहीं होते हैं, उन पेशेंट को भी सपोजिटोरी दी जा सकती है, मीन सपोजिटोरी का यूज किया जा सकता है उनके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट बात करूं, डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटोरी। राइट, सपोजिटोरी का डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन इज देखिए म्यूकोसल इरिटेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकोसल जो होता है उसमें इरिटेशन हो सकती है। सेकंड वन इज पेशेंट कॉम्प्लियंस, मींस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, मींस जब आप उसे इंजेक्ट करेंगे तो पेशेंट का ध्यान वही रहेगा, तो पेशेंट कॉम्प्लियंस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इरेटिक एंड अनडिजायर्ड एब्जॉर्प्शन। राइट, अब उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये कभी कभी कुछ केसेस में अनडिजायर हो सकता है, जो हम ना चाहे उस टाइप का ये एब्जॉर्प्शन दे देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्लेसमेंट टू हाई इनटू रेक्टम में लीड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। राइट, ये क्या होता है, रेक्टम में बहुत ज्यादा इसका क्या होता है, प्लेसमेंट मींस ये रेक्टम के थ्रू अगर आप सपोजिटोरी को इंजेक्ट करेंगे तो इसका अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंस्टॉलेशन में ट्रिगर डिफेक्शन रिएक्शन। राइट, उसके बाद जब इन्हें बॉडी के अंदर क्या कर लिया जाता है, इनका इंस्टॉलेशन हो जाता है, मींस ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है और इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद कभी कभी ट्रिगर डिफेक्शन रिएक्शन देखने को मिलती है। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जीआई स्टेट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। राइट, उसके बाद अगर ये जीआई ट्रैक में जाती है, जीआई स्टेट में जाती है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है अगर पहुंच जाती है तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डायरिया एंड डिसीज स्टेट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। राइट, देखिए अगर आप सपोजिटोरी का यूज करते हैं तो इसमें डायरिया की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। राइट, डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन, इसके वाटर की मतलब क्या, लिक्विड की कमी हो जाना बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद डिसीज स्टेट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, ये क्या कर सकता है, अगर ये हो जाए तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है बॉडी के अंदर, जो जीआई एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। अब देखिए बेसिस, जो सपोजिटोरी बेसिस होते हैं उनका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, बेसिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए first one is by the direct union of metal with oxygen, some metal when heated in air or oxygen from the oxide of the metals। right, देखिए क्या किया जाता है, पहले तो जब हम क्या करें, प्रिपरेशन करें सपोजिटोरी बेसिस का, तो इसमें फर्स्ट मेथड में क्या दिया है, यहाँ पे मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जा रहा है। देखिए ये रिएक्शन, देखिए रिएक्शन से आपको कंफर्म हो जाएगा। राइट, ये जो रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, इसमें अगर मैं बात करूं, 4Na प्लस O2, मतलब यहाँ क्या दिया है, सोडियम दिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहा है। आपको पता है मेटल की रिएक्शन हमें ऑक्सीजन के साथ करवानी है, तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोटेशियम दिया है, इसे ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट करवाया जा रहा है और यहाँ पे क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ लिया है और क्या बन गया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, सपोजिटोरी बेसिस है जो कि सपोजिटोरी के प्रिपरेशन में यूज होते हैं। राइट, उसके बाद करूं
करूं नेक्स्ट वन, दिस ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू मेक द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स। देखिए 2NaO2 सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से पोटेशियम को अगर हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरी रिएक्शन है अगर आप वाटर के साथ मिलाते हैं या फिर आप मेटल के साथ मिलाते हैं। नेक्स्ट वन में बात करूं, ओके सर नेक्स्ट वन है मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटोरी। अब कौन कौन से मेथड यूज होते हैं सपोजिटोरी के प्रिपरेशन में। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन दिया हुआ है मोल्ड्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटोरी। तो क्या यूज होते हैं, मोल्ड्स यूज होते हैं, मोल्ड सिस्टम यूज होता है सपोजिटोरी के किसमें, प्रिपरेशन में। मोल्ड्स क्या होते हैं, मोल्ड्स मतलब सांचे, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी चीज बनाने के सांचे होते हैं अलग अलग, वो सपोजिटोरी के प्रिपरेशन में यूज होता है क्योंकि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में मोल्ड्स के बिना ये नहीं प्रिपेयर की जा सकती। तो मोल्ड्स को देखते हैं, मोल्ड्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटोरी आर द मेटल डाइवर्स विद डिफरेंट शेप, राइट। अब जो मोल्ड्स यूज होते हैं सपोजिटोरी को बनाने के लिए वो किसके होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, मेटल्स के बने हुए होते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं जिसे कि सपोजिटोरी को अलग अलग शेप दी जा सके। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट विच आर जॉइंड विद अ स्क्रू। ठीक है, अब जो मोल्ड्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक मोल्ड एक ही होगा, ऐसा भी हो सकता है मोल्ड्स बहुत सारे अलग अलग हो और वो एक साथ जो अटैच रहते हैं वो स्क्रू के साथ अटैच रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीम मोल्ड होते हैं। ठीक है, उसी टाइप के ये सपोजिटोरी मोल्ड्स होते हैं। So next one is inside the molds are cavities are made up of aluminium, brass। ये देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि जो मोल्ड्स हैं सपोजिटोरी को बनाने के लिए वो किस किस मेटल के बनते हैं, तो एल्यूमिनियम, सेकंड वन इज ब्रास, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील, ये मोल्ड्स होता है, ये इन मेटल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मोल्ड्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज लाइक 1, 2, 4, 8 ग्राम। मोल्ड्स की जो कैपेसिटीज होती है वो डिपेंड करती है प्रिपरेशन। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, फार्मास्यूटिकल कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। Pharmaceutical incompatibility. Introduction, it is defined as when 2 or more ingredients of a prescription are mixed together, the undesired change that may take place in the physical, chemical or therapeutic properties of the medicament is treated as incompatibility, right। देखिए incompatibility क्या होती है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, हमने लिया जैसे मान लीजिए एक हमारे जो स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि A प्लस B इज इक्वल टू, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या सोचा, हमारे पास A नहीं है या फिर हमारे पास जैसे कि B नहीं है, तो हमने सोचा कि हम क्या कर ले प्लस C जो कि B जैसा ही प्रॉपर्टी रखता है लेकिन B तो नहीं है, इज इक्वल टू 2AB बनाने की हमने कोशिश करी, लेकिन हमारे पास B यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, C है, लेकिन फिर भी हमने क्या बनाने की कोशिश करी 2AB। तो यही होता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कि हमारे पास अगर मेन कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है और हम उसका अल्टरनेट यूज कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हो सकती है। मींस वो ए बी के जैसी प्रॉपर्टी रखता है लेकिन बी तो नहीं है, फिर भी हमने यूज किया और आंसर में हम यहाँ पे जो रिजल्ट चाहते हैं वो चाहते हैं 2AB का ही। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें करना है कि मींस यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हमने दो कंपाउंड लिए या फिर दूसरे की जगह दूसरा कंपाउंड मिला के मिक्स करके हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में। देखिए फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं, राइट, फिजिकली कोई भी प्रॉपर्टी खराब हो सकती है उस प्रोडक्ट की, केमिकली प्रॉपर्टी खराब हो सकती है, ठीक है, केमिकली प्रॉपर्टी खराब हो सकती है। थर्ड अगर मैं बात करूं थेरापेटिक प्रॉपर्टी खराब हो सकती है, तो ये सब क्या है, ये फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। अब जो क्लासिफाई किया गया है इनकम्पैटिबिलिटी को वो कितने टाइप में किया गया है, फर्स्ट वन इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सेकंड वन इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थर्ड वन इज थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। या तो फिजिकली कोई चेंजेस आएगा कि फिजिकल जो इफेक्ट है वो कमजोर हो जाएगा ड्रग का, या फिर केमिकली कुछ इफेक्ट कम हो जाएगा, या फिर थेरापेटिकली
इनकम्पैटिबिलिटी को एक से ज्यादा मेथड के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग का ऑर्डर क्या है, किस तरीके से आपने मिक्स की थी ड्रग, कौन सा प्रोडक्ट लिया था, वो दोबारा से चेक करके उसे क्या करना है, रिकन्फर्म करना है। सेकंड वन इज अल्ट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अल्ट्रेशन से मींस जो सॉल्वेंट्स आपने यूज किए थे वो एक दूसरे से कंबाइन हो रहे थे अच्छे से, उनका अल्ट्रेशन चेक करना है। थर्ड वन इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट आपने यूज किया है उसकी फॉर्म चेंज करना, जैसे कि आपने वहां पे बी की जगह सी यूज किया है तो वहां पे डी यूज करके देखना, जो कि बी की तरह प्रॉपर्टी रखता है, शायद वो काम कर जाए। नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को दोबारा से रिकन्फर्म करना, चेक करना। फिफ्थ पॉइंट इज एक्यूरेट चॉइस ऑफ इम्यूलेजेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट, राइट। अब देखिए जो आपने वहां पे इमल्सिंग एजेंट और जो सस्पेंडिंग एजेंट यूज किए हैं वो दोबारा से रीचेक करना, और अगर एक्यूरेट चूज करना, अगर आपने पहले सही चूज नहीं किए तो दोबारा एक्यूरेट चूज करना और दोबारा से चेंज करना। उसके बाद एडिशन, जो आपने कंपाउंड एक दूसरे में मिलाए हैं उन्हें दोबारा से चेक करना, ठीक है। उसके बाद केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। अब देखते हैं, बात करते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज की। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी होती है, मींस एकदम से होने वाले चेंजेस, एकदम से होने वाले चेंजेस कहलाते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आफ्टर कंपाउंडिंग इट शो इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए जैसे आप कंपाउंडिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की तो उसके बाद एकदम से आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, अगर आप जो प्रोडक्ट्स हैं आपने वो बिल्कुल कंफर्म यूज नहीं किए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, इट अकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बेस acid base hydrolysis or combination reaction and those noticed by effervescence, decomposition, color change, राइट। देखिए आपने समझा, यहाँ पे देखिए जो ये इनकम्पैटिबिलिटी है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से हो सकती है, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से हो सकती है। मींस मैं आपको बता दूं कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है अब उसमें आपने वो एक्यूरेट प्रोडक्ट तो यूज नहीं किया है, लेकिन जो यूज किया क्या पता वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कॉज कर दे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कलर चेंजेस की, क्या पता आपकी जो प्रिपरेशन है वो कलर चेंज कर दे, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो है वो हो गई है केमिकल्स की एक दूसरे के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वन इज केमिकल इंटरेक्शन अकर बिटवीन द इंग्रेडिएंट एंड टॉक्सिक एंड इनएक्टिव प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, राइट। देखिए अब केमिकल इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द इंग्रेडिएंट एंड टॉक्सिक एंड इनएक्टिव प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अगर जो केमिकल है वो जो केमिकल प्रिपरेशन है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेगी तो क्या हो सकता है, टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है। अगर जो प्रोडक्ट आपने यूज किया है वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होते हैं तो वहां पे आपका इनएक्टिव और टॉक्सिक प्रोडक्ट भी जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कलर चेंज, तो देखिए कलर चेंज में अगर आपकी प्रिपरेशन का कलर चेंज हो जाएगा जो आपको चाहिए था, जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाने में सब्जी में अगर अच्छा कलर आता है तो वो लगता है कि हाँ वो अच्छी बनी होगी, लेकिन अगर देखने में ही अच्छी नहीं है तो आपको पहले ही ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं आपकी, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर्ली बफरिंग द व्हीकल, राइट। ये जो प्रिवेंट कर सकते हैं आप अपने व्हीकल को, जो आपने व्हीकल क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आपको बनाना है शरबत बनाना है तो उसमें पानी क्या है, व्हीकल है, उसके अंदर आप शुगर और साल्ट जो यूज करते हैं वो कंपाउंड्स है, व्हीकल क्या है, पानी है। उसके बाद देखिए आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन क्या होती है, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एसोसिएटेड विद अ लार्ज केशन और आयंस, राइट। कैटायन और एनायन पे जो रिएक्शन होती है वो बेस होती है कैटायन और एनायन पे, ठीक है। तो वही चीज है कि आयोनिक रिएक्शन जो होती है, जैसे कैटायन है एनायन है, एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करे, एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट ना हो, तो इससे भी जो रिएक्शन है वो खराब हो सकती है, जो प्रिपरेशन है वो खराब हो सकती है। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ सच आयन ऑफ अपोजिंग टाइप में यील्ड कंपाउंड विच में totally lack the useful properties of the interacting molecules, right। देखिए क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आप यूज करते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे ए और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा बी, और जो इसका व्हीकल है वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सी, ठीक है। तो अब अगर ए बी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो क्या इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा, मान के चलिए प्रोडक्ट है ए और
V और ये C हमारा व्हीकल है, तो सॉरी ये हमारे बोल सकते हैं रिएक्टेंट है A एंड B एंड C हमारा क्या है, व्हीकल है। तो क्या हमें प्रोडक्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जांपल, क्रीम प्रिपेयर्ड यूजिंग कैटायनिक इमल्सेंट may crack it if mixed with a cream prepared using an anionic emulsant। राइट, देखिए जो क्रीम है, क्रीम का जब आप प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया है, जो क्रीम का प्रिपरेशन आप करते हैं, क्रीम प्रिपेयर की जाती है, तो उसमें जो इमल्सेंट यूज होता है वो होता है कैटायनिक टाइप का इमल्सेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें यूज करेंगे एनायनिक टाइप का इमल्सेंट, तो वो कैसे काम करेगा? वो काम ही नहीं करेगा। अगर आपके पास कैटायनिक नहीं है और आप वहां एनायनिक यूज कर ले, तो वो काम कैसे करेगा? वो फेल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रग इंटरेक्शन। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी ड्रग इंटरेक्शन भी कहलाता है, मतलब ड्रग का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन इज इन दैट मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर concomitant administration of another, it occurs due to when drug or excipient which are antagonized to one another are प्रिस्क्राइब टुगेदर, राइट। देखिए क्या होता है, जब एक्सीपिएंट एक दूसरे के एज एंटागोनिस्ट काम करने लगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करने लगे, तो वो कहलाता है आपका थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, उसके बाद देखिए ऑल्सो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब जो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है वो अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण भी हो सकती है, जैसे कि ओवरडोज, कोई भी ड्रग आपने लिया, उसका ओवरडोज अगर आपने ले लिया तो ये हो सकता है। सेकंड वन इज रॉन्ग डोजेस फॉर्म, जो डोजेस फॉर्म आप यूज कर रहे हैं उस ड्रग के लिए वो गलत है। थर्ड वन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग होती है, जो कि प्राइवेट पार्ट के लिए यूज की जाती है, अगर वो आपने सही से नहीं ली है तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद फोर्थ वन इज ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन जो है बॉडी के अंदर वो कितने टाइम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये भी एक इफेक्ट हो सकता है। रॉन्ग डोजेस फॉर्म, रॉन्ग डोजेस फॉर्म में क्या क्या आ सकता है, देयर आर सम ड्रग व्हिच हैव सिमिलर नेम। देखिए क्या होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर नेम्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए डिजोक्सिन और डिजिटॉक्सिन। जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने डिजोक्सिन, लेकिन आप जैसे मेडिकल पे लेके गए और फार्मासिस्ट ने आपको दे दिया डिजिटॉक्सिन, उन्हें अच्छे से रीड नहीं किया और डिजिटॉक्सिन दे दिया, तो इफेक्ट दोनों के बिल्कुल अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के रूप से ये देखा जाएगा। डिजिटॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइडल ड्रग, जो डिजिटॉक्सिन ड्रग है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइडल ड्रग है, मींस ये हार्ट की डिसीज के लिए यूज होता है। इट इज अ photosteroid and is similar in structure and effect to digitoxin, though the effect are long lasting, unlike digoxin which is eliminated from the body via the kidney, it is eliminated via the liver, so could be used in patient with poor or erratic kidney function, right। देखिए एक हार्ट के लिए यूज होता है और दूसरा किसके लिए यूज होता है, किडनी के लिए यूज होता है, ठीक है, आपका रीनल सिस्टम के लिए यूज होता है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें ये आपका थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आ सकता है। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग ड्रग्स, अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग ड्रग्स क्या होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग ड्रग्स होती है some drugs are not prescribed for lactating mother because if it will excrete into milk, राइट। अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो ड्रग्स होती हैं वो कभी कभी मदर्स को क्या प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, क्योंकि मिल्क के अंदर, जैसे कि अभी किसी का बेबी फीडिंग कर रहा है तो वो मिल्क के अंदर आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद एग्जांपल में जैसे कि ले लेते हैं फेनोटोइन, उसके बाद फिनोबार्बिटोन, उसके बाद क्लोरामेफेनिकोल एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती हैं, इन्हें प्रेगनेंसी के टाइम और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद भी इन्हें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, एग्जांपल देखिए टेट्रासाइक्लिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द मिल्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, राइट। टेट्रासाइक्लिन एक इनएक्टिवेटेड, जो इनएक्टिवेट है वो किसके द्वारा इनएक्टिव होता है, जब मिल्क, ड्यू टू मिल्क प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, तो इसी कारण अगर आप टेट्रासाइक्लिन ड्रग का यूज करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसे इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन अगर मैं बात करूं
it form insoluble complex with milk and not show any effect on systemic circulation. अगर आप कोई बेबी फीड कर रहा है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, आप उन्हें टेट्रासाइक्लिन ड्रग देते हैं या फिर उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उसका ड्रग का बॉडी के अंदर जाते ही इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम इस आपके टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, राइट।